नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ, जो है आपका टीचिंग, यानी जिसको हिंदी में हम कहते हैं शिक्षण। स्टूडेंट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप बीएड और बीटीसी करते हैं तो उस दौरान आपके पास ज्ञान तो बहुत सारे होते हैं, बट आप उस ज्ञान को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से आपको क्लासरूम में अपने बच्चों को समझाना है, तो इसके लिए आप एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान गुजरते हैं। उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आप जिस चीज को सीखते हैं उसको हम कहते हैं टीचिंग, यानी शिक्षण। तो यहां से आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम्स में 2 से 3 प्रश्न इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, क्योंकि आप पूरे बीएड और बीटीसी के दौरान सिर्फ आप इसी चीज की प्रशिक्षण लेते हैं, यानी किसी चीज की ट्रेनिंग लेते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। तो यहां से सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए टीचिंग यानी शिक्षण क्या है और ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, छात्र केंद्रित है या फिर शिक्षक केंद्रित है या पाठ्यक्रम केंद्रित है। तो यहां से प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आज की जो टीचिंग है यानी कि जो शिक्षण है वो बाल केंद्रित है। तो यहां से प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है, छात्र केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित या फिर आप पाठ्यक्रम केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे छात्र केंद्रित या फिर बाल केंद्रित, क्योंकि जो शिक्षण आप करते हैं उसमें सेंटर में कौन होता है, बालक होते हैं। आप बालक को ध्यान में रखकर ही शिक्षण करते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं शिक्षण को बाल केंद्रित। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि वास्तव में टीचिंग होता क्या है। देखिए, जो प्राचीन अर्थ है टीचिंग का वो क्या है, तो प्राचीन अर्थ में क्या था कि बच्चों को ठूस ठूस कर सिखाना। मतलब आप बच्चे को जबरदस्ती सिखाते थे, नहीं सीखता था तो आप उसको डंडे बजाकर पिटाई करके भी आप उसको सिखाने की कोशिश करते थे। या जो पहले के अध्यापक थे, यानी कि जो अध्यापक पहले हम जिनसे पढ़ते थे वो ज्यादातर क्या होते थे, बीएड और बीटीसी कम करके आते थे या बीएड बीटीसी नहीं करते थे, तो उनको ज्ञान नहीं था कि वो बच्चों को किस तरीके से सिखाए। तो उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती थी कि वो 1 से 2 बार बच्चों को समझाते थे, अगर वो बच्चा नहीं समझता था या नहीं पढ़ता था तो उसकी पिटाई करते थे। बट आज की डेट में आप पिटाई नहीं कर सकते। यदि आप एज अ टीचर बच्चों की पिटाई करते हैं और वो बच्चा जाकर थाने में आपके खिलाफ बयान देता है तो आप पर मुकदमा हो सकता है, और इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है RTE एक्ट। ठीक, तो RTE एक्ट स्टूडेंट्स ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो 2009 में बना था और ये इंडिया में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। तो यहां से भी एक बार पूछा जा चुका है कि RTE एक्ट कब लागू हुआ, तो वो 2010 में लागू हुआ था। 2018 के पेपर में यूपी टेट में पूछा गया था कि RTE एक्ट को कब लागू किया गया था, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो आप यदि बच्चे को जबरदस्ती ठूस ठूस कर जबरदस्ती सिखाने की कोशिश करते हैं तो उसको आप शिक्षण नहीं कह सकते। वास्तव में ये प्राचीन अर्थ था कि बच्चों को जबरदस्ती सिखाया जाए, उनको पीट पीट कर सिखाया जाए, यानी कि उनको अलग अलग तरीके से पिटाई करते थे और जबरदस्ती सिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला कि पहले जो बच्चे हैं वो बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, क्योंकि वो स्टार्टिंग के 2-4 साल 2-4 क्लास तक तो पढ़ने के लिए जाते थे। फिर जब इतनी पिटाई होती थी तो या तो स्कूल जाना बिल्कुल बंद कर देते थे या फिर वो स्कूल जाते ही नहीं थे, कहीं भाग जाते थे, छुप जाते थे। तो इसीलिए जो एजुकेशन सिस्टम था वो अमनोवैज्ञानिक था, यानी मनोवैज्ञानिक नहीं था। तो इस वजह से आप ना तो बीएड करते थे और ना ही आप बीटीसी करते थे, ना ही ज्यादा इसको महत्व देते थे। तो इस वजह से बहुत कम लोग करते थे, और जो कम लोग करते थे बीएड बीटीसी वो ट्रेंड होकर आते थे, तो वो इस तरीके की गतिविधियां तो करते नहीं थे, और करते भी थे तो बहुत कम मात्रा में करते थे। बट ज्यादातर जो टीचर थे वो इस तरीके से पढ़ाते थे क्योंकि वो नॉन बीएड और बीटीसी थे, इसी वजह से। लेकिन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, आज की डेट में यदि आप पढ़ाना चाहते हो तो आपको पता है कि आपको सबसे पहले बीएड या बीटीसी करना होता है, और बीएड या बीटीसी करने के दौरान सिर्फ आप इसी चीज की ट्रेनिंग लेते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि बच्चों को आप ठूस ठूस कर नहीं सिखाएंगे, आप उन्हें आधुनिक अर्थ में मैं आपको बता दूं कि टीचिंग का क्या मतलब होता है। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करना, ठीक, ये ना है तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करना ताकि वो समस्या का समाधान स्वयं कर सके, एवं शिक्षक एक मार्गदर्शक और एक सहयोगकर्ता के रूप में उनकी देखभाल करता रहे। देखिए, यहाँ पर टीचिंग का रोल आपको डिटेल में बताया गया है कि बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करेंगे, यानी कि उनको ऐसा माहौल क्रिएट करके देंगे जिसमें वो समस्या का समाधान स्वयं कर सके, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सके। एवं शिक्षक एक मार्गदर्शक, और टीचर का रोल कैसा हो जाएगा, एक मार्गदर्शक के रूप में होगा और एक सहयोगकर्ता के रूप में होगा, यानी कि उनकी हेल्प करेगा
और इस चीज की वो देखभाल करेंगे कि बच्चा सही कर रहा है या नहीं। तो इस तरीके के जो शिक्षण होते हैं वो आधुनिक अर्थ में शिक्षण के अर्थ हैं कि टीचर का रोल एक मार्गदर्शक का होता है, रास्ता दिखाने का होता है, उनकी हेल्प करने का होता है और उनकी देखभाल करने का। इसीलिए आज की जो शिक्षण है वो बाल केंद्रित है और इसीलिए बच्चे आज की डेट में एजुकेशन सही तरीके से प्राप्त कर रहे हैं। और जब ये सही तरीके से प्राप्त कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इन्वेंशन भी किया जा रहा है। आपको पता होगा ये जितने भी टेक्नोलॉजीज आप इन्वेंटेड कर रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज को, ये कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर रहा होगा, ये कोई ना कोई पढ़ा लिखा है व्यक्ति ही कर रहा होगा। और वो आपकी देन है कि आपने किस तरीके से बच्चों को ट्रेन किया है। क्योंकि शिक्षक एक सीढ़ी के समान होता है जहां से एक बच्चा आता है प्रारंभ में और वो अपने जीवन की सबसे महत्तम ऊंचाई तक पहुंचता है, बट टीचर वहीं का वहीं खड़ा रहता है और उस बच्चे के लिए हेल्प करता है। तो टीचिंग का ये अर्थ होता है जो आपने जाना आज की डेट में। और इसीलिए स्टूडेंट्स आप ये जो समस्या समाधान की बात है इसके लिए आप जीन पियाजे को पढ़कर आए हैं, ठीक है। आपने अब तक जितने भी साइकोलॉजिस्ट को पढ़ा होगा उसमें आपने सुना होगा कि टीचर्स का रोल किस तरीके से होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शिक्षण से रिलेटेड और क्या क्या बातें हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम्स में सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। द्विमुखी प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है स्टूडेंट जॉन एडम्स का, ठीक है। जॉन एडम्स मानते हैं कि शिक्षा जो है एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें दो ही लोग होते हैं, एक अध्यापक होते हैं और एक छात्र होते हैं, और इनके बीच में जो गतिविधियां होती है उसको हम शिक्षण कहते हैं। तो ये जॉन एडम्स के अनुसार है। यहां से प्रश्न पहले पूछे जाते थे, अब इनके चांसेस कम हैं। अब पूछे जाते हैं कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो त्रिमुखी प्रक्रिया किसने माना है? तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया माना है जॉन डीवी ने या फिर रायबर्न ने। अब तक जॉन डीवी वाले ऑप्शन आ चुके हैं स्टूडेंट्स। हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में ऐसे आ जाए कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है किसके अनुसार, और ऑप्शन होंगे और उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन रायबर्न हो सकता है जो आपका राइट होगा, और रायबर्न नहीं होगा तो जॉन डीवी जरूर होगा, क्योंकि इन दोनों ने ही शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। और 3 मुखी प्रक्रिया में एक होते हैं उनके अनुसार अध्यापक, दूसरे होते हैं छात्र और तीसरे होते हैं पाठ्यक्रम, ठीक। तो छात्र कैसे होते हैं? तो छात्र को वो केंद्र में रखते हैं, इसीलिए आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है और ये एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। लेकिन किसके द्वारा? जॉन डीवी और रायबर्न के द्वारा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। यहां से स्टूडेंट्स एग्जाम्स में डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, जो आपने बीएड और बीटीसी के दौरान जो भी चीजें आपने सीखे होंगे उसमें आपने कुछ शिक्षण सूत्र सीखे होंगे जिसको हम बोलते हैं टीचिंग मैगजीम्स, ठीक। तो टीचिंग मैगजीम्स को हिंदी में हम शिक्षण सूत्र कहते हैं और इसमें आपने बहुत सारे सूत्रों के बारे में पढ़ा होगा, बट यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सूत्रों के बारे में बताऊंगा जहां से आपके एग्जाम्स में अब तक प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट टीचिंग मैगजीम्स हैं। तो आपके इंपॉर्टेंट टीचिंग मैगजीम्स में फर्स्ट टीचिंग मैगजीम्स होता है सरल से जटिल की ओर, यानी कि ये एक शिक्षण सूत्र है जो सरल से जटिल की ओर होता है। स्टूडेंट, सरल से जटिल की ओर का मतलब ये होता है कि जब आप बच्चों को सिखाते हैं तो आपको सबसे पहले बच्चे को आसान आसान चीजें बताना होता है, जो सिंपल होते हैं, सरल होते हैं, उनको आपको पहले बताना होता है और उसके बाद फिर आप उससे कॉम्प्लेक्स चीजें बताते हैं, नहीं जटिल चीजें बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि आप बच्चों को राजाओं के वंशज और उनके युद्धों के बारे में बताएंगे कि ये क्रांति 1857 की जो क्रांति है वो कब हुई थी, कहां से हुई थी और कैसे कैसे हुई थी। तो यहां से आप ये नहीं बताएंगे कि मेरठ का विद्रोह कब हुआ था या फिर बहादुर शाह जफर ने जो विद्रोह किया था दिल्ली से वो कब किया था। तो इस तरीके से यदि आप सीधा सीधा उनको सन बताएंगे तो ये उनके लिए जटिल हो जाएगा, क्योंकि एक युद्ध में बहुत सारे लीडरों ने काम किया है और किसने कहां से कब शुरू की है, तो इसका डेट याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है। बट इसी चीज को यदि आप अपनी कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इनको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि सबसे पहले 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी, किसने विद्रोह प्रारंभ किया था, कब किया था और उसके बाद कहां कहां से लीडर किए हैं। तो इस तरीके से जब आप उसको एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे, इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिए हैं कि जब आप सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं तो उसका इंप्लीमेंट हम कैसे करते हैं। तो आप सबसे पहले कहानी के माध्यम से राजाओं के बारे में बताते हैं, उनके वंशज के बारे में बताते हैं और उसके बाद उनके युद्धों के बारे में बताते हैं। तो जब आप एक कहानी के माध्यम से बताते हैं तो कहानी बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती है और वो उनके लिए इजी पड़ता है, और जब वो कहानी को पूरी सुन लेते हैं और फिर धीरे धीरे स्टेप वाइज आप उनके राजाओं के बारे में, उनके वंशजों के जो राजा थे उनके नाम के बारे में बताएंगे, उनके युद्धों के सन के बारे में बताएंगे, तो एक कहानी के माध्यम से चीजों को अरेंज कर पाएंगे। बट यदि आपने उनको 10 सन बता दिए तो आप भी
उस सन को याद नहीं रख सकते तो छोटे बच्चे किस तरीके से याद रख पाएंगे। तो इसके लिए शिक्षण सूत्र आता है सरल से जटिल की ओर। तो आपकी मानसिकता ये होनी चाहिए कि जब भी आप क्लासरूम में जाएं तो आप कोई भी चीजें समझाएं, कोई भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आप, तो उसके लिए आप सबसे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड जो इजी चीजें हैं, सरल चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं, उनको आप पहले बताएं और फिर धीरे धीरे आप उसको रिलेट करते हुए जटिल चीजों की ओर लेकर जाएं। ये एक शिक्षण सूत्र होता है जिसको आपको पता होना चाहिए और आई होप आपने जाना भी होगा जब आपने बीएड और बीटीसी किया होगा। और यहां से सीधे सीधे आपके पेपर में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र है सरल से जटिल की ओर, जटिल से सरल की ओर, और दो ऑप्शन आपके पास और भी होगा। तो आपने यदि पढ़ा है तो आपने कभी ये नहीं पढ़ा कि आप सबसे पहले जटिल चीजें बताएंगे फिर सरल चीजें बताएंगे, ये कोई शिक्षण सूत्र होता ही नहीं है। ठीक, तो सरल से जटिल की ओर एक शिक्षण सूत्र होता है और यदि आपने पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम कुछ और शिक्षण सूत्रों के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट शिक्षण सूत्र क्या है। नेक्स्ट शिक्षण सूत्र आपके लिए स्टूडेंट्स ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर आपका एक शिक्षण सूत्र होता है जिसका आप यूज करते हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। यानी कि जब आप शिक्षण करते हैं तो आप एक सूत्र यूज करते हैं जिसका नाम होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ज्ञात का मतलब जो चीजें बच्चे को पता हो, यानी कि पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर आप नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, जिनको आप कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। मतलब ये है कि मान लीजिए कि स्टूडेंट्स आप क्लास 6 में हैं या क्लास 4th में हैं और आप बल टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और बल से रिलेटेड और भी चीजें आपके नेक्स्ट क्लास में आते हैं, तो आप सबसे पहले बच्चे को जो आपने 5th में पढ़ा है या 4th में पढ़ा है बल टॉपिक, उसके बारे में बेसिक चीजें बताएंगे और फिर आप उसको धीरे धीरे रिलेट करते हुए उससे आगे की और टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। तो ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। मतलब यदि आप अपनी कक्षा में पढ़ाने के लिए जाते हैं और आप कोई एक टॉपिक पढ़ाने वाले होते हैं तो आप सबसे पहले आप एक टॉपिक ऐसे पढ़ाएंगे या ऐसी चीजों का एग्जाम्पल आप उन बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे जिनके बारे में बच्चे पहले से जानते हैं, और फिर आप धीरे धीरे उस ज्ञान के आधार पर आप उनको ऐसी चीजें बताएंगे जो इनको पता नहीं है और उनकी किताबों में है। तो इससे क्या होगा कि आप ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जा रहे हैं बट उसमें आप रिलेट कर रहे हैं, और यह टीचिंग लर्निंग का एक इफेक्टिव मेथड होता है। यदि आप इस तरीके से टीचिंग करते हैं तो वो इफेक्टिव होता है, बच्चों को समझ आता है, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनता है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। आई होप आपको ये शिक्षण सूत्र भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे शिक्षण सूत्र की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि थर्ड शिक्षण सूत्र आपके लिए क्या है। तो तीसरा शिक्षण सूत्र है स्टूडेंट्स स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो स्थूल का मतलब होता है स्टूडेंट्स मोटे मोटे जो वस्तुएं हैं, और सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा, यानी कि जैसे कि स्थूल मतलब मोटे मोटे वस्तुओं के बारे में आप बताएंगे और उसके बाद आप बहुत छोटी या बहुत कम जो सूक्ष्म चीजें हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स आप 2+3 पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो 2+3 का मतलब होता है 5, बट आपसे बच्चा ये कह सकता है कि 2+3 = 6 क्यों नहीं होते। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि आप उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 2+3 एक इमेजिनेशन है, ये एक नंबर है जिनको आप सीखते हैं, आपने धारण किया है। आपको एग्जैक्टली भी नहीं पता कि 2+3 5 ही होते हैं या इसका जो आकृति होता है वो किस तरीके से होता है। हालांकि जिसने भी नंबर्स को बनाया होगा उसने इस चीज को आकृति दिया होगा, एक रूप दिया होगा, एक नाम दिया होगा, बट आपने उसको अपने जीवन में सिर्फ धारण किया है। तो जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो बहुत तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो इसलिए आप उनको कैसे रिलेट कराएंगे, आप जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाएंगे। मतलब ये जो 2+3 = 5 होता है ये एक सूक्ष्म शब्द है, बहुत ही छोटा है जिसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ आप इसको धारण करते हैं। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, मान लीजिए कि आप बच्चे के सामने 2 गेंद लेकर आ रहे हैं, ठीक, और +3 गेंद लेकर आ रहे हैं और आप 2+3 गेंद को एक साथ मिला रहे हैं और आप उस बच्चे को काउंट करके बता रहे हैं कि कितने हैं 2+3, यानी 1 2 3 4 5। ठीक, तो इस तरीके से सबसे पहले आपने क्या किया, बच्चे मोटे वस्तुओं को दिखा दिया, आपने बच्चे के सामने प्रस्तुत कर दिया कि ये आपका वस्तु है, और आपने फिर वहां से गिनती सिखा दी कि 2+3 5 हो गए। तो मतलब आप चले तो गए इमेजिनेशन चीजों पर, एब्स्ट्रैक्ट चीजों पर, बट ये जो है किसके माध्यम से किया आपने, स्थूल चीजों के माध्यम से। तो इसीलिए एक शिक्षण सूत्र का आप उपयोग करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और ये भी एक शिक्षण सूत्र होता है जिनका यूज हमें अपने टीचिंग के दौरान करना होता है।
और स्टूडेंट्स ये सारे शिक्षण सूत्र आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सूत्र हैं और कौन से नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, ना कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो यहां से आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सूत्र नहीं है, और ऑप्शन होगा आपके लिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और एक होगा आपके लिए पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर, और एक हो जाएगा सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो आपने यदि पढ़ रखा है तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम किस लिए यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट शिक्षण सूत्र है स्टूडेंट फोर्थ, जो है पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर, मतलब पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट, और फिर अंश मीन्स होता है छोटे छोटे पार्ट। तो ये जो सिद्धांत, ये जो शिक्षण सूत्र है स्टूडेंट्स, ये गेस्टाल्ट वादियों पर आधारित है, यानी गेस्टाल्ट वादियों ने इस सूत्र का यूज किया है। और जैसे कि पूर्ण का मतलब होता है पूरा सिलेबस पता करने के बाद आप अंश की ओर जाते हैं, मतलब उसके छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, एक एग्जांपल है आपके लिए, जैसे आपका यूपी टेट का एग्जाम्स है, तो आपने देखा कि आयोग ने आपके लिए एक सिलेबस जारी किया, और उस सिलेबस को आपने देखा कि आपको इस सिलेबस के दौरान कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, ठीक। तो आप एक दिन में यदि एक पुस्तक लेकर आते हैं पूरी सिलेबस पर बेस्ड, तो उस पूरी पुस्तक को आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते। फर्स्ट पेज पर कुछ चीजें पढ़ेंगे, फिर बीच में 100वें नंबर पेज पर कुछ चीजें पढ़ेंगे, और फिर लास्ट के पेज पर पढ़ेंगे, और आप ये नहीं कह सकते कि आपने पूरी किताब को पढ़ लिया। तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या क्या आपसे पूछे जाने वाले हैं, टॉपिक कौन कौन से हैं, और उस सिलेबस को पता करने के बाद आपको प्लानिंग करना होता है कि आप कौन कौन से टॉपिक को कैसे कैसे कवर करेंगे। तो उसमें छोटे छोटे जो टॉपिक्स दिए हुए होते हैं उनको डिवाइड करना पड़ता है कि मैं इतने घंटे इस टॉपिक को कवर करूंगा, उसके बाद इतने घंटे इस टॉपिक को पढ़ूंगा। और इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप पूरे सिलेबस को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं, और फिर आप उसको छोटे छोटे डिवाइड को कंप्लीट करके आप एक दिन पूर्ण चीज को कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसीलिए यदि आप किसी भी चीज को पढ़ाते हैं तो आपको उससे सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ता है कि इसमें आपको पढ़ाना क्या क्या चीजें हैं। तो पूर्ण चीजें आपको पता होनी चाहिए, और फिर आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, और फिर एक एक करके आप उस टॉपिक को कंप्लीट कराते हैं। तो इस शिक्षण सूत्र का यूज एज अ टीचर आपको यूज करना पड़ता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण से अंश की ओर। और इसी बात का समर्थन करते हैं गेस्टाल्टवादी, जैसे कि मैंने आपको भी लास्ट क्लासेस में बताया कि गेस्टाल्टवादियों में कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं आपके, मैक्स वर्दीमर, वोल्फगंग कोहलर, कुर्ट कोफका और कुर्ट लेविन। तो उनके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हैं, उनके सिद्धांत के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशंस किए। अगर आपने देखा नहीं है तो आप जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत को भी पढ़ सकते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं अपने सिद्धांत के दौरान, और उसको जान सकते हैं। आई होप आपको ये शिक्षण सूत्र भी क्लियर हो गया होगा कि आप अपने शिक्षण के दौरान पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिफ्थ शिक्षण सूत्र आपके लिए क्या कहता है। तो पांचवा शिक्षण सूत्र कहता है स्टूडेंट्स की मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर का सिद्धांत, यानी मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर का सिद्धांत ये क्या कहता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स है कि रुचि, रुझान और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, यानी कि आप बच्चे के इंटरेस्ट, उनकी रुझान किस तरफ है, उनको किस चीज की आवश्यकता है, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप उनको तार्किक क्रम की ओर लेकर जाते हैं, आप उन्हें नॉलेज देते हैं। मान लीजिए कि बच्चे को किसी ऐसे क्लासरूम में आप बिठा रहे हैं और जहां पर उनके इंटरेस्ट का आपको ध्यान नहीं है, आप उनके सामने जो एग्जाम्पल्स लेकर आएंगे स्टूडेंट, वो भी आप उन बच्चों के हिसाब से लेकर आएंगे, उनकी रुचि रुझान के हिसाब से लेकर आएंगे। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को इजी लगने लगेगा, क्योंकि उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होंगे, और जब उनको इंटरेस्ट डेवलप होंगे तो आप उन्हें मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर नॉलेज दे पाएंगे, जिससे वो उस चीज में आपसे डिबेट कर पाए या आने वाले समय में किसी को भी अपने टॉपिक के बारे में बता पाए। तो इसीलिए इस शिक्षण सूत्र का भी हमें प्रयोग करना होता है, जिसे हम जानते हैं मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर। मनोवैज्ञानिक क्रम का मतलब होता है कि हम जो मनोविज्ञान जो हम सीडीपी पढ़ते हैं, वो हम इसीलिए पढ़ते हैं कि बच्चों को किस तरीके से हम रिलेट कर पाए, इंटरेस्ट डेवलप कर पाए उनको टॉपिक्स के प्रति, ताकि वो धीरे धीरे अपने नॉलेज को इनहेंस कर पाए। तो इसीलिए मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर भी एक शिक्षण सूत्र है जिसको आपको जानना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिफ्थ शिक्षण सूत्र, नेक्स्ट सिक्स्थ शिक्षण सूत्र क्या है आपके लिए। तो सिक्स्थ है स्टूडेंट्स प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का मतलब होता है स्टूडेंट जो प्रत्यक्ष आपके सामने उपस्थित है, यानी कि जो आपकी मूर्त वस्तुएं हैं वो आपके सामने उपस्थित है, आपके डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो आपके सामने हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। और जो अमूर्त वस्तुएं हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं है,
इसका मतलब वो आपके सामने उपस्थित नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आप बच्चों को जब भी पढ़ाते हैं तो आप सबसे पहले उनके सामने मूर्त वस्तुओं को प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसको रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे छोटी कक्षाओं में क्या होता है कि बच्चे ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं, तो उन्हें पढ़ना तो चाहिए सिर्फ ए, बट आप उसको ए फॉर एप्पल इसीलिए कहते हैं और उसके साइड में एप्पल का डायग्राम भी आप बना के रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ए फॉर एप्पल, ये जो एप्पल शब्द है ये ए से मिलकर बना है, लेकिन बच्चे को इसे दिखाना होगा कि ये मूर्त चीजें हैं और इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चे रिलेट होते हैं मूर्त चीजों से और फिर वो ए को जो है वो सीख जाते हैं। लेकिन ए जो है एक अमूर्त चीज है, ए को कभी आपने देखा नहीं होगा किसी चीज में या किसी फिल्म में या कहीं पर भी आपने देखा नहीं है, सिर्फ आप उसको पढ़ते हैं, धारण करते हैं। तो एक अमूर्त चीज है ए, बट आपने उसको एप्पल यानी मूर्त चीजों के साथ रिलेट करके पढ़ा। तो इसी चीज के लिए हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर शिक्षण सूत्र का यूज करते हैं। मान लीजिए कि आप इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं भगवान, तो भगवान को आपने देखा नहीं है, तो भगवान एक अमूर्त चीज है यानी कि अमूर्त है और उसको आपने एक मूर्ति के माध्यम से मूर्त बना दिया। आप सबसे पहले भगवान की मूर्ति को भगवान ही समझकर इमेजिनेशन करते हैं और फिर आप अमूर्त चीजों की ओर जाते हैं। तो इसीलिए आप बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जब आप पढ़ाएंगे तो आप उनको प्रत्यक्ष चीजें सबसे पहले उनको दिखाएंगे और फिर उनसे रिलेट करके आप उनके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे, तो बच्चा उस चीज को समझ पाएगा और उस चीज को धारण कर पाएगा। तो ये आपके शिक्षण सूत्र आपको यूज करने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कुछ शिक्षण सूत्रों के बारे में जो आपके एग्जाम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट शिक्षण सूत्र है वो है अनुभवजन्य से विवेक युक्त की ओर। अनुभवजन्य मतलब आप जो फील करते हैं उससे विवेक युक्त की ओर। विवेक का मतलब होता है कि आपकी नॉलेज की ओर। तो अनुभवजन्य मतलब आपने प्राप्त किए हुए ज्ञान से, अपने प्राप्त किए हुए ज्ञान यानी कि जो भी आपने ज्ञान अब तक प्राप्त किया है, जो भी आपने अनुभव किए हैं, उसके आधार पर जब आप तर्क की ओर जाते हैं कि अपने सोच पर जाते हैं, तो इसको हम जानते हैं अनुभवजन्य से विवेक युक्त की ओर। तो ये भी एक शिक्षण सूत्र है कि जब मान लीजिए कि आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं और बच्चे ने आपसे कोई टॉपिक पर बात की, आपसे डाउट्स पूछा, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर उसको पहले फील करते हैं और फिर आप अपनी समझ का उपयोग करके उस बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं, उसको तर्क देते हैं, उसको रीजन बताते हैं कि इसका अर्थ इसीलिए है। तो इस तरीके से मतलब आप अनुभवजन्य से विवेक युक्त की ओर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि अपने प्राप्त किए हुए ज्ञान से तर्क की ओर जाना। तो ये भी एक तरीके का शिक्षण सूत्र है जो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान हम इसको यूज करते हैं और आप भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8th जो शिक्षण सूत्र है आपके लिए वो क्या है। तो देखिए जो 8th शिक्षण सूत्र है वो आपका है अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो अनिश्चित का मतलब होता है इनडेफिनेट और निश्चित का मतलब होता है डेफिनेट। तो आप अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण सूत्र का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अनिश्चित का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कांच की ग्लास का नीचे गिरने से टूट जाना। जैसे अगर कोई कांच की ग्लास नीचे गिर जाती है तो वो टूट जाती है, ये आप जानते हैं, ठीक। लेकिन ये चीज जो है आपके लिए अनिश्चित है, क्योंकि आपने कभी ये सब करके नहीं देखा कि आपने गिलास को जानबूझ के छोड़ा फर्श पर और उसे टूटते हुए देखा, फिर आपने, ये एक अनिश्चित चीज है। आपने सुना है, पहले कभी टूटते हुए देखा होगा कि गिरा हुआ है और आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये चीजें अगर गिर जाए तो ये टूट सकते हैं। तो एक अनिश्चित चीजें हैं जो आप धारण करते हैं और फिर आप निश्चित चीजों की ओर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे स्टील या प्लास्टिक की जो ग्लास होती है वो नीचे गिरने से नहीं टूटती है। तो ये चीजें आप जानते हैं क्योंकि आप जानबूझकर गिर भी सकते हैं। तो इस तरीके से अनिश्चित चीजों से निश्चित चीजों की ओर आप लेकर जाते हैं बच्चों को। कोई चीज सही तरीके से डेफिनेट नहीं है, किसी चीज को आप सही तरीके से मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे भारत का मैप है तो ये एक अनिश्चित चीज है कि अगर आप इसको मेजर करने निकलेंगे, ठीक, बट आपको पता है कि इसकी जो लंबाई है लगभग 15,200 किलोमीटर की है, ठीक। भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर के आसपास है। तो इस चीज को आप कभी इंची टेप या फिर किसी नापने वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ आप नापने नहीं निकलेंगे। एक अनिश्चित चीज है, बट इसको किसी ने मेजर किया होगा या लमसम एक आइडिया लगाया होगा, तो उस मेजरमेंट को आप क्या करते हैं, धारण करते हैं और फिर आप उसके आधार पर आप छोटी छोटी चीजों को भी, जैसे आप अपने घर पर या घर के आसपास या फिर आप अपने बुक्स टेबल, जिसको आप निश्चित तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर
कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ों को ही जो है वो एक्सपेरिमेंटल वे में प्रैक्टिकली चीज़ों को मेज़र करें। आप बहुत सारी चीज़ों को वैसे भी धारण करते हैं, तो इसीलिए आपको कुछ अनिश्चित चीज़ों से निश्चितता की ओर शिक्षण सूत्र का भी प्रयोग करना पड़ता है, जो आप अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान करते भी हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट शिक्षण सूत्र है स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र। तो विशिष्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आप मान लीजिए बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद आप उसके आधार पर एक नियम बनाने की कोशिश करते हैं, एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो आप सबसे पहले बहुत सारे 8-10 एग्जाम्पल से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, और फिर उन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद हो सकता है कि आप एक फॉर्मूला ड्राइव करके बता दें कि इस क्वेश्चंस को तो हम इस फॉर्मूले से भी कवर कर सकते हैं। तो जब आप बहुत सारे उदाहरण को सॉल्व करते हैं और फिर आप उसके थ्रू एक नियम बता देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये भी एक शिक्षण सूत्र होता है स्टूडेंट्स, जिसका यूज हम आगमन विधि में करते हैं। आगमन विधि में हम सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके बाद बहुत सारे उदाहरण सॉल्व करने के बाद हम एक नियम बनाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आगमन विधि, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में कवर कराऊंगा। तो यहाँ पर आप एक शिक्षण सूत्र यूज करते हैं आगमन विधि में, तो वो कौन से शिक्षण सूत्र हैं? विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये एक शिक्षण सूत्र होता है जो आप सबसे पहले, विशिष्ट का मतलब होता है बहुत सारे, यानी बहुत सारे आप उदाहरण रखते हैं और उसके बाद उस पर सामान्य की ओर का मतलब होता है एक सामान्य, एक छोटा सा एक नियम बनाते हैं। तो उदाहरणों के बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद जब आप एक नियम बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। और ये एक शिक्षण सूत्र है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो शिक्षण सूत्र है वो क्या है। तो नेक्स्ट शिक्षण सूत्र है स्टूडेंट सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर ये एक शिक्षण सूत्र है, मतलब इससे पहले वाला आपने पढ़ा विशिष्ट से सामान्य की ओर, और अब आप पढ़ रहे हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो सामान्य का मतलब होता है स्टूडेंट्स नियम, मतलब आप इसमें सबसे पहले एक नियम बताते हैं छोटा सा, और उसके बाद उस पर आधारित बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले आप एक नियम बताते हैं छोटा सा और उस पर आधारित बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो नियम का मतलब सामान्य चीजें हैं और बहुत सारे उदाहरण का मतलब होता है विशिष्ट चीजें। तो जब आप सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं तो आप नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, और ये भी एक शिक्षण सूत्र है। तो स्टूडेंट्स ये शिक्षण सूत्र एक्सचेंज होता है जिसको आप पढ़ते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, जिनका यूज आप आगमन विधि में करते हैं, और सामान्य से विशिष्ट की ओर जो शिक्षण सूत्र है इसका यूज आप निगमन विधि में करते हैं। और ये दोनों ही विधि आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम्स में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स एक शिक्षण सूत्र था, ये भी इंपॉर्टेंट शिक्षण सूत्र है, तो यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। ध्यान रखेंगे ये दोनों शिक्षण सूत्र जो है एक दूसरे के विपरीत है, एक सामान्य से विशिष्ट की ओर और दूसरा विशिष्ट से सामान्य की ओर। बट इसके अलावा जैसे कोई ऐसे नहीं होता कि आप अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। तो ये बहुत सारे शिक्षण सूत्र थे, ठीक है, जिन पर मैंने आपसे बात की है। इन 10 शिक्षण सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपके एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे जाएंगे शिक्षण सूत्र से रिलेटेड वो आप सही कर पाएंगे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।